नमस्कार। देश विदेश विच बैठे डीडी पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत कौर ते प्रोग्राम अज दी गल विच चर्चा का विषय रहेगा जी स्प्री स्कीम 2025 एक चर्चा। भारत सरकार वालों समय समय ते बहुत सारिया योजनावां शुरू कीतियां जांदियां ने जिन्हां दा मकसद हुंदा है लोगों का जीवन पद्धर उच्चा चुकना, उन्हां योजनावां दा लाभ उठाण लोकी ते अपने जीवन नूं सुखाला करन। 1948 दे विच भारत सरकार वालों शुरू की गई सी एक स्कीम ESIC जिस तहत कर्मचारियों नूं सेहत सहूलतां दा लाभ दिता जांदा है ते नाल दी नाल किसी भी अनहोनी या मौत होने की सूरत विच उसके परिवार नूं आर्थिक वित्ती सहायता दी जाती है। कुछ कारण इहो जिहे रहे कि कुछ संस्थावां कुछ कर्मचारी इस स्कीम दे नाल नहीं जुड़ सके ते हुण सरकार वालों शुरू की गई है स्प्री स्कीम जिस तहत उन्होंने दोबारा तो मौका दिता जा रहा है कि इस स्कीम दे नाल जुड़न ते उन्हां योजनावां दा लाभ उठाण। इस हफ्ते असीं चर्चा करांगे कि स्प्री स्कीम है की, इसका उद्देश्य की है, इसके लाभ की ने ते चर्चा करने लई स्टूडियो दे विच मेरे नाल माहिर मेहमान मौजूद ने जी। मेरे नाल बैठे ने सुनील कुमार यादव जी जो कि संयुक्त निर्देशक ने कर्मचारी राज बीमा निगम जलंधर विच ते उन्हां दे नाल बैठे ने गुरपरविंदर सिंह रंधावा जो कि समाजिक सुरक्षा अधिकारी ने कर्मचारी राज बीमा निगम जलंधर विच। बहुत बहुत स्वागत है सर दोनों का। सुनील कुमार जी, ESI स्कीम जिहड़ी कि 1948 तो चल रही है असीं सारे जानते हैं, पर जदों एक स्कीम के अंतर्गत दूजी स्कीम शुरू की जाती है तो जरूर उसका कोई ना कोई वड्डा मकसद हुंदा। हुण ये स्प्री स्कीम जिहड़ी शुरू की गई है ये की है, इसका उद्देश्य की है? सबसे पहले मैं डीडी पंजाबी देखने वाले सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। फिर आपके प्रश्न पर आता हूँ। जैसा आपने पूछा कि ESIC स्कीम चल रही है तो ये एक नई स्प्री स्कीम चलाने की क्या आवश्यकता है जी? तो सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ESI कॉरपोरेशन की 196वें मीटिंग में जी ये फैसला किया गया है कि एक स्प्री स्कीम चलाई जाएगी और इसको माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी के नेतृत्व में ये स्कीम पारित की गई है जी। इस स्कीम का उद्देश्य ऐसे नियोजकों और ऐसे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का दायरा प्रोवाइड करना है जो अभी तक ESIC स्कीम के अंतर्गत किसी वजह से नहीं आ पाए थे जी। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजना को बढ़ावा देना है ताकि जो कर्मचारी या नियोजक ESI स्कीम से छूट गए थे उनको ये मौका मिले कि वो इस योजना का फ़ायदा उठा सकें और अपने कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन करा सकें। जी जी रंधावा जी, की लगता थानू कि क्यों लोड़ क्यों पई इस स्कीम दी? एक स्कीम तो ऑलरेडी चल ही रही सी। गवर्नमेंट का हमेशा एम रहा हैगा कि मैक्सिमम तो मैक्सिमम जो एम्पलॉइज़ हैं वो सोशल सिक्योरिटी के दायरे दे विच आउण जी। सो टू एनकरेज इन्हां दे रजिस्ट्रेशन वास्ते वध तो वध अगर रजिस्टर होणगे ये गवर्नमेंट वालों जो फैसिलिटीज़ हैं वो ये लै सकणगे उहदे वास्ते ये किया गया है जी। यादव जी, किन्ने टाइम दे लई ये रजिस्ट्रेशन स्कीम है जिहड़ी स्प्री 2025 ये शुरू की गई है? ये स्कीम 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। जो नियोजक कर्मचारी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं इस पीरियड के दौरान, इस अवधि के दौरान अपना रजिस्ट्रेशन ESI स्कीम के अंतर्गत करवा सकते हैं जी। रंधावा जी, कि इत्थे कर्मचारियों नूं रजिस्टर किवें कीता जाएगा? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYERS ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। यादव जी, की सिर्फ EMPLOYERS है ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? जी नहीं, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्कीम है जी इसमें पहले नियोजकों को रजिस्टर करना होता है जी। इसके बारे में मैं संक्षेप में आपके दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगा सोचना जी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत वे प्रतिष्ठान या यूनिट्स आती हैं जिनमें 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं जी। ये 10 कर्मचारी पिछले 12 महीने की अवधि में किसी एक दिन भी अगर 10 कर्मचारी हैं वहाँ पे तो वो प्रतिष्ठान ESIC में कवरेज उसको लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए जी। तो जब एक बार नियोजक अपना रजिस्ट्रेशन ESIC के अंतर्गत करवा लेता है जी। फिर उसका दायित्व है कि वो अपने कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन ESIC स्कीम के अंतर्गत कराए। तो जो रजिस्ट्रेशन है कर्मचारियों का वो नियोजक को कराना है। कर्मचारियों को सिर्फ अपना डिटेल जैसे अपने आधार कार्ड की प्रति, अपने जो पर्टिकुलर्स हैं, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स, वो सब उनको नियोजक को देनी होती है। उसके बाद नियोजक का दायित्व है कि वो ये सारा स्कीम अपना ऑनलाइन ही, हमारा जो पोर्टल है ESIC का ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराता है और ऑनलाइन ही वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है नियोजक।
ਜੀ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ESI ਦੀ ਵੇਜ ਸੀਲਿੰਗ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹ ₹21,000 ਪਰ ਮੰਥ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ESIC ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਸਪਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ नहीं किया जा सकेगा। 21,000 तक नॉर्मल, बाकी जो 25,000 तक जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनके लिए ये स्कीम है। प्लस जो 21,000 की जो लिमिट है या 25,000 की लिमिट है उसमें हम ओवर टाइम को उसमें काउंट नहीं करना है। जो ओवर टाइम अलाउंस जो कर्मचारी 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है नियोजक की तरफ से उनके मेहनताने का। तो लेकिन जब हम ये लिमिट 21,000 की या 25,000 की तय करते हैं तो उसमें जो ओवर टाइम का अमाउंट मिलता है वो काउंट नहीं किया जाना है जी, ताकि जो वो एक्स्ट्रा मेहनत करना है उसकी वजह से उसको नुकसान ना हो। जी ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ? ESIC ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੀਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਕੀ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ EMPLOYERS ਦੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਫਾਈਨਲ EMPLOYEES ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਜੋ EMPLOYER ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ESI ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ, ਇਹ ਸੁਭਾਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਡਾਟਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ किधरे वापस वो पिछले गड्ढे मुर्दे कह लिए वो ना किधरे उखाड़ ले, फिर की बनेगा? देखिए, मैं इसमें स्पष्ट कर देना चाहूँगा जी, ये स्कीम उन लोगों के लिए है जी जिन्होंने जो नियोजक जिन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन ESI स्कीम में नहीं कराया है। कारणों का आपने वर्णन किया है कि उनको डर लगता है कि कभी पर्टिकुलर्स हमारे चले गए हैं और उनका पीछे का रिकॉर्ड वगैरह तलब ना किया जाए जी। या दूसरी कैटेगरी इसमें वो लोग भी आएंगे जिन्होंने अपना तो रजिस्ट्रेशन करा रखा है लेकिन अपने कर्मचारियों का, सभी कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। जो भी एलिजिबल कर्मचारी हैं, जो मैंने अभी बताया था लिमिट का, उनका रजिस्ट्रेशन उन्होंने अभी तक नहीं करवाया है, तो वो कैटेगरी वाले नियोजक भी इस स्कीम के अंतर्गत आएंगे। तो जहाँ तक आपका प्रश्न था कि क्या उनके जो पुराने कंट्रीब्यूशंस हैं, पुराने ड्यूज़ हैं या पुराना इंस्पेक्शन है, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ना तो कोई पुराने पीरियड का इंस्पेक्शन होगा, ना ही पुराने पीरियड के कोई ड्यूज़ मांगे जाएंगे और ना ही कोई किसी तरीके की पीछे का कंट्रीब्यूशंस मांगे जाएंगे, ना तो कर्मचारी से ना ही नियोजक से। जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नियोजक अब डालेगा मालिक, वो फुल एंड फाइनल मानी जाएगी जी। ना तो उसका पीछे का पीरियड का कभी इंस्पेक्शन होगा और ना ही कोई ड्यूज मांगे जाएंगे। पहले क्या होता था कि पहले अगर नियोजक सही डेट से नहीं रजिस्ट्रेशन करता था तो ESI कॉर्पोरेशन के पास अधिकार होता था कि वो पीछे के पीरियड का इंस्पेक्शन भी करे, उसके ड्यूज भी क्लेम करे और नियोजक के खिलाफ लीगल कार्रवाई भी होती थी। इस योजना का मुख्य आकर्षण यही है कि अब पीछे के पीरियड का ना तो इंस्पेक्शन होगा और ना ही नियोजक के खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई होगी। तो ये एक सुनहरा मौका है नियोजकों के लिए और कर्मचारियों के लिए। नियोजक अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वो अपना एक निश्चिंत जीवन जी सकते हैं, उन्हें अपने कर्मचारियों के एक सुखद भविष्य के लिए वो काम करेंगे। जो फैसिलिटीज़ ESIC देती है उससे उनके कर्मचारी सुखद अपना खुशहाली भरा जिंदगी जी सकते हैं। कि सरकार है जी ये मतलब कि ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ नहीं रजिस्टर करदियां, तो की ਉਹਨਾਂ ਤੇ कोई सख्ती बरती जाएगी? देखिए, इस पीरियड में 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक कोई भी सख्ती नहीं बरती जाएगी। स्वेच्छा से आपने रजिस्ट्रेशन कराना है। पिछले पीरियड का मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि पिछले पीरियड का ना तो इंस्पेक्शन होगा, ना कोई देनदारियाँ होगी और ना ही कोई
पिछले पीरियड का बेनिफिट भी मिलेगा। तो उसमें बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है नियोजकों को भी और कर्मचारियों को भी। दूसरा, ये अगर पीरियड निकल गया तो हो सकता है कि उसके बाद जो रूटीन का प्रोसीजर है जिसमें सर्वे भी आ जाते हैं, इंस्पेक्शंस भी आ सकते हैं, या कंप्लेंट बेसिस पे जो कार्रवाइयाँ होती हैं तो वो भी आ जाती हैं, तो वो निश्चय ही जारी रहेंगी इस पीरियड के बाद, 31 दिसंबर 2025 के बाद। तो ये एक सुनहरा मौका है, इस पीरियड का फ़ायदा सभी लोगों को उठाना चाहिए। जी रंधावा जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ? देखो उन्होंने वास्ते सब तो अहम गल तो जादा साहब ने दस ही दी है भी कोई उन्होंने तो पुराना रिकॉर्ड तलब नहीं किया, बिल्कुल मंगया नहीं जाएगा। चाहे किसी भी वजह करके अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए तो कम से कम उन्होंने यह है कि मेरा ये रजिस्ट्रेशन तो पहलों का रिकॉर्ड नहीं मैथों मंगवाया जाएगा, मैनू नहीं समन होएगा उहदे बाबत। जी बिल्कुल, कोई पुछगिछ उन्होंने नहीं होएगी, उन्होंने बड़े आराम दे नाल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन है वो फाइनल होएगी डेट जी, उस तो पिछला कुछ नहीं मंगना हैगा, वॉटएवर कुछ भी है। ते संस्थावां नूं सर तुहानूं की लगदा कि उन्होंने संस्था दे मालक है जिहड़े उन्होंने इसदा की बेनिफिट है, की लाभ मिलेगा? देखिए, किसी भी कोई भी यूनिट है, कोई भी फैक्ट्री है, उसका जो प्रोडक्शन होता है उसके कर्मचारियों पर निर्भर करता है। जी बिल्कुल, अगर उसके कर्मचारी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, तो वो उसके प्रोडक्शन में उसमें मन लगा के काम करेंगे और कंपनी की भी उन्नति होगी और कर्मचारियों की भी उन्नति होगी। इस क्रम में ESIC एक अहम भूमिका अदा करता है। जो भी नियोजक ESIC के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने अपने कर्मचारियों का, जो एलिजिबल कर्मचारी हैं जो 21,000 तक सैलरी पाते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन ESIC में किया गया है, तो ESIC उनको बहुत लाभ देता है। इस लाभ में देखिए, मेडिकल बेनिफिट से हम शुरुआत करते हैं। जब भी कोई बीमार हो जाता है, फर्स्ट डे से जब भी रजिस्ट्रेशन होता है तो फर्स्ट डे से बीमित व्यक्ति और उसके परिवारजन मेडिकल सुविधा के लिए पात्र होते हैं। ये मेडिकल सुविधा हमारे ESI डिस्पेंसरीज के माध्यम से, ESI हॉस्पिटल के माध्यम से और मेडिकल कॉलेजेस भी हमारे विभाग ने खोले हुए हैं, इनके माध्यम से बीमित व्यक्तियों को दी जाती है। आपको मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इस समय हमारे देश में जो 22 लाख के आसपास जो नियोजक हैं वो रजिस्टर्ड हैं और 3,70,00,000 से ज़्यादा बीमित व्यक्ति हमारे रजिस्टर्ड हैं, और अगर उनके परिवार की संख्या हम बताएं तो 13 करोड़ से भी ऊपर संख्या बैठती है जिनको हम फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जी, तो बीमारी के समय तो मेडिकल बेनिफिट हम लोग देते ही देते हैं। अगर किसी की बीमारी लंबी चल जाती है तो उस पीरियड में नियोजक उसको, कर्मचारी को वेतन नहीं देता है। जैसे किसी का 1 महीना 2 महीना अगर उसका लंबी बीमारी चल गई तो उस केस में जो ESIC है, अगर उस कर्मचारी ने जो कंट्रीब्यूटरी कंडीशन है, अंशदान की शर्तें हैं, वो पूरी की होती हैं, तो उस केस में ESIC उसको घर बैठे वेतन का 70% जो वो वेतन ले रहा था, जैसे मानिए पहले वो 10,000 रुपये मासिक वेतन पा रहा था और वो बीमार है और अब काम पे नहीं जा पा रहा है और उसको बेड रेस्ट रिकमेंडेड किया गया है, तो उस केस में उसको 70% ESIC पैसा देगी, उसके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालेगी। जी, तो उससे उसका और परिवार का पालन पोषण सुनिश्चित करता है ESIC। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है काम करने के दौरान या घर से फैक्ट्री जाते हुए या फैक्ट्री से वापस घर आते हुए, अगर इस कंडीशन में अगर उसको चोट लगी जाती है और उसको रेस्ट करना पड़ जाता है, तो उस केस में उसके वेतन का 90% ESIC उसको देता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। जी, और इन केस अगर उसकी चोट ऐसी है कि जो गंभीर है और उसका परमानेंट डैमेज हो गया है, परमानेंट डिसेबलमेंट हम लोग बोलते हैं, तो उसका जितना परमानेंट डिसेबलमेंट है उसका मेडिकल बोर्ड कराया जाता है और उसका पेंशन, ठीक है, हम PDB बोलते हैं, परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट, जो बीमित व्यक्ति हैं उसको पेंशन बोलते हैं, तो वो हम उसको सैंक्शन करते हैं और उसको ताउम्र उस व्यक्ति को मिलती है। बेशक वो कहीं और भी काम करे या उस फैक्ट्री में कंटिन्यू काम करे, लेकिन उसको फिर भी ये फ़ायदा दिया जाता है। जी, इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई फैक्ट्री में काम करते हुए, हम अमूमन देखते हैं रोज़ न्यूज़पेपर्स में वाक़ये मिलते हैं कि कोई दुर्घटना हो गई फैक्ट्री में या रोड एक्सीडेंट हो गया, जब वो घर जा रहा था या घर से फैक्ट्री आ रहा था, तो उस केस में उसके परिवार वालों को मासिक सहायता दी जाती है, जो डिपेंडेंट बेनिफिट ये बोला जाता है। उसमें उसके जो आश्रित हैं, जिसमें विडो आ जाती हैं, बच्चे आ जाते हैं, उनको हमारा जो संस्थान है मासिक पेंशन देता है, डिपेंडेंट बेनिफिट देता है, और उसमें विडो को ताउम्र दी जाती है या रीमैरिज तक, बच्चों को 25 ईयर्स तक,
और जो अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको मैरिज तक दी जाती है ये सुविधा। तो इससे बेटर कोई नहीं है कि व्यक्ति के जाने के बाद भी हम उसकी परिवार को सहारा दे रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे किसी बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए भी हमारा संस्थान 15,000 रुपये, जो भी व्यक्ति उसकी अंतिम क्रिया करता है तो उसको दी जाती है, परिवार वाला हो या उनके साथ का कोई भी हो। और सिंपल सिर्फ एक फॉर्म के बेस पे, उसमें कोई सर्टिफिकेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है जी। ठीक है, मतलब ये होया कि संस्थावां नूं तां जिहड़ा लाभ संस्थावां दे मालकां नूं तां ये बेनीफिट है कि उन्हां नूं कोई खर्चा नहीं करना पैंदा। जे वो रजिस्टर करवाते हैं तो ESIC ही ये सारे खर्चे भरदी है उन्हां दे कर्मचारियों नूं बेनीफिट ये हो जाता है कि उन्हां नूं एक एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि सोशल सिक्योरिटी ही समाजिक सुरक्षा ही ला के चलांगे कि कुछ भी उन्हां दी जिंदगी विच कुछ भी अनहोनी वापरदी है तो ESIC उन्हां दे नाल खड़ा। बिल्कुल। देखिए, जो भी नियोजक अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है और उसके यहाँ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें जान माल की हानि हो जाती है, बीमित व्यक्तियों की जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में उनको कंपनसेशन के तौर पे काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। बिल्कुल। और वही अगर ESIC में अगर उसने रजिस्ट्रेशन कराया होता अपना और कर्मचारियों का, तो वही पैसा जो डिपेंडेंट बेनिफिट मैंने बताया जो उनके आश्रित परिवार को दिया जाता है, उसका सारा खर्चा ESIC वहन करता है। तो जो छोटी यूनिट्स हैं, अगर उनको 5-10 लाख रुपए एज ए कंपनसेशन देना पड़ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहेगी। और जो यूनिट है, कई यूनिट हमने देखा है ऐसी घटना होने के बाद बंद भी हो जाती हैं अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होता है, क्योंकि कंपनसेशन इतना देना पड़ जाता है कि उसके पास पैसे ही नहीं बचते आगे कंटिन्यू करने के लिए बिजनेस। जी, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐ ESIC ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਮਾਉਂਟ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਚੋਂ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ? देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है गांधीयन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जो कंट्रीब्यूशन है, इसका जो पैसा डिडक्ट होता है उसको कंट्रीब्यूशन अंशदान बोला जाता है जी। और उसका जो टोटल जो रेट है वो 4% है। 4% में 0.75 जो बीमित व्यक्ति है, जो कर्मचारी है, उससे लिया जाता है और 3.25 जो नियोजक देता है जी। इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगा। अगर किसी कर्मचारी को, जो उसका मालिक है, 10,000 रुपये मासिक वेतन पे रखता है, तो कर्मचारी अगर 30 दिन काम किया है तो उसके वेतन से, कर्मचारी के वेतन से सिर्फ 75 रुपीज़ डिडक्ट होंगे ESI के नाम से, ESI कंट्रीब्यूशन के नाम से, और उसके मालिक को 325 रुपये देने पड़ेंगे। टोटल 400 रुपये। टोटल 400 रुपये। इसमें हर एक कर्मचारी की जो सैलरी होती है उसके बेस्ड पे कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होता है, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। लेकिन जो उसके लाभ हैं वो बहुत ज़्यादा, हाँ लाभ हैं, वो कंट्रीब्यूशन से लिंक नहीं है कि उसने 75 रुपीज़ दिए ही हैं तो उसका जो बेनिफिट है वो उससे लिमिट होगा, नहीं। उसको लाभ उसकी ज़रूरत के हिसाब से दिया जाता है जी। हमारे सामने ऐसे भी केसेस हैं जिसमें एक ही बीमित व्यक्ति पे या उसके जो परिवार है, डिपेंडेंट्स पे, उस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। ऐसे भी केसेस हैं जी हमारे जी। रंधावा जी, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ EMPLOYER ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੇ? ਪਹਿਲੋਂ EMPLOYER ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਕ ESI ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ EMPLOYER और EMPLOYEE रिलेशन जरूरी है। EMPLOYER होना चाहिए है बिकॉज ऑन देयर ओन वॉल्यूशन कोई एम्प्लॉय अगर कोई स्टैंड अलोन है तो वो नहीं कर पाएगा। एक अदारा रजिस्टर्ड जरूर होना चाहिए जो कि अगे गांव मुलाजमां नूं रजिस्टर करेगा। ते जे रजिस्ट्रेशन करन दे विच कोई समस्या आंदी है तो जिहड़े कर्मचारी है वो कित्थे संपर्क कर सकते हैं? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ सब रीजनल ऑफिस ESI है, दे कैन कॉन्टैक्ट। ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ बहुत इन्फॉर्मेटिव हैगी है ESI दी। श्रम सुविधा पोर्टल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब हमारे ब्रांच ऑफिस में हैं जी, नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे रीजनल ऑफिस, सब रीजनल ऑफिस में आके कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उनको हर संभव सहायता दी जाएगी जी। और जो हमारा वेबसाइट है esic.gov.in, उस पर भी जाके लिंक है रजिस्ट्रेशन का जी। तो नियोजक वो सीधे वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सीधे करा सकते हैं। हाँ जी, 3 तरीके से रजिस्ट्रेशन है जी। तो ESIC के साइट पे जाके esic.gov.in पे, दूसरा जो श्रम सुविधा पोर्टल है वहाँ पे है,
और तीसरा MCA, जो भी लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो MCA से रजिस्ट्रेशन होता है तो उनको ऑटोमेटिकली वहाँ से रजिस्ट्रेशन ESIC का मिल जाएगा जी। तो 3 तरह के हैं, उसमें जो गाइड है एम्प्लॉयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए तो वहाँ पे भी वो उपलब्ध रहती है जी। ये दसो कि औरतों के लिए जी इस दे विच स्प्री योजना दे विच जे असीं इहदी ही गल करिए तो कुछ बदलाव कुछ फायदे वधाए गए हैं क्योंकि ESIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਫੰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਸਪਰੀ योजना ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? देखिए जो ESIC के स्प्री योजना है उसमें सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक कदम है जी। जो बेनिफिट्स हैं ESIC स्कीम के उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है जी। जो बेनिफिट्स पहले मिलते आए हैं जिसमें जैसे मैंने अभी जिक्र किया था मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट या कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, तो मैटरनिटी बेनिफिट, तो वो सभी नियमानुसार जारी रहेंगे जी। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है कि पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था उनको कुछ अलग बेनिफिट मिलेंगे या अब जो रजिस्टर कर रहे हैं उनको कोई कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, सबको समान रूप पे मेडिकल बेनिफिट ये सारे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे जी। ਜਿਹੜੇ ESIC ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1948 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਪਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਟਾइम ਦੇ ਹੁਣੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਿਹਾ? जी हाँ, आपने बहुत अच्छी बात की। जो हम देख रहे हैं ESIC योजना, पहले क्या होता था कि रजिस्ट्रेशन आपको रीजनल ऑफिस या सब रीजनल ऑफिस में जाके करवाना होता था नियोजक को जी। उसके लिए मैनुअल फॉर्म्स वगैरह होते थे, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से सरल कर दिया गया है। ऑनलाइन पारदर्शी तरीके से आप बिना किसी ऑफिस जाए अपने घर पर बैठे ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना खुद का भी और अपने कर्मचारियों का भी। बहुत सिंपल प्रोसीजर है और उसकी हर एक स्टेप का गाइड बना दिया गया है उस पूरे पोर्टल पे, तो इसको बिल्कुल सरल कर दिया गया है और बिल्कुल पारदर्शी बनाया गया है। इसमें ट्रांसपेरेंसी, इसको नियोजक को किसी की भी हेल्प की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी। दूसरा, समय के साथ साथ ESIC के जो लाभ हैं उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। जैसा आपने बताया कि हमारी स्कीम 1952 से शुरू है, ESI एक्ट 1948 पास हो गया था और 1952 में लखनऊ और कानपुर से ये स्कीम शुरू हुई थी जी। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे जी, वो हमारे मानद पहले हॉनररी IP थे हमारे संस्थान के, तो फर्स्ट IP हमने उनको हॉनररी IP उनको दिया गया था जी। तो उस समय से लेके आज तक ये जो स्कीम है इसके बेनिफिट्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं बताऊं आपको तो कोविड के दौरान हमने कोविड रिलीफ स्कीम चलाई थी। जिन लोगों की मृत्यु, जिन बीमित व्यक्तियों की मृत्यु कोविड के दौरान हुई थी तो उनके परिवार को भी विशेष तौर पे ये डिपेंडेंट बेनिफिट वाली स्कीम दी है, उनको पेंशन हम लोग दे रहे हैं। इसके अलावा उस पीरियड में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना भी हमने चलाई थी जिसका विस्तार अभी तक किया गया है जी। उस योजना में भी जो कर्मचारी हैं 90 डेज़ के लिए अगर उनके 1 साल तक उन्होंने काम किया है और उनकी जॉब छूट जाती है किसी वजह से, तो 90 डेज़ तक का वो 50% के हिसाब से अपने वेतन का वो ले सकते हैं ESIC से जी। जी रंधावा जी, ESIC ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਰਕਮ ਜੋ ਫੰਡਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਪਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ? ਜੋ ਕੁਆਂਟਮ ਆਫ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਨੈਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਦ ਐਵਰੇਜ ਵੇਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। मतलब किसी किस्म की कोई रिडक्शन या लेसनिंग नहीं है, इट इज़ एज इट इज़ उदा ही रहेंगे। यादव जी जाते जाते एक सवाल एक थोड़े को जरूर पूछना चाहांगी कि भारत सरकार का टीचा है 2047 तक विकसित भारत बनाने का कि ये जिहड़ी स्कीम है स्प्री योजना ये की रोल अदा करेगी इहदे विच? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने जी। जो भारत सरकार का सपना है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, सामाजिक सुरक्षा के बिना कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता है और ESIC सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो स्प्री योजना लाई गई है, जिसमें मौका दिया गया है नियोजकों को
जो छूटे हुए हैं रजिस्ट्रेशन के बिना या जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन अपने कर्मचारियों का नहीं करवाया है, उनको ये मौका दिया गया है कि 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि उनके कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके, नियोजक चिंता मुक्त हो सके और अपना काम अच्छे से कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वधिया जानकारी तुसीं दित्ती है कि एक सुनहरी मौका है उन्हां लोकां वास्ते ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ तक ਜਿਹੜੇ अपने पंजीकरण नहीं करवा सके सी, उन्हां नूं सुनहरी मौका दिता गया है सरकार वालों कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाउण ते ਜਿਹੜੇ लाभां तो वो वांझे रह गए सी वो हुण उन्हां लाभां नूं प्राप्त कर सकते हैं। पर ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ सब तो पहलां ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ यादव जी रंधावा जी, ਤੁਸੀਂ स्टूडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।